हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। झारखंड स्टाफ सर्विस कमीशन ने जो एग्जाम कराया था जूनियर इंजीनियर सिविल का डिफरेंट शिफ्ट्स में, उसमें आज हम पार्ट 2 में एक नेक्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर किए हैं, जिनमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है या नहीं है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विथ रेफरेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में 5 अक्टूबर 2023 को जो एग्जाम हुआ था उस शिफ्ट में पूछे गए जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं जो मॉडल आंसर की के हिसाब से वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें एक सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ था जहां पर लिक्विड लिमिट हमारी 46% दी हुई है यानी WL, प्लास्टिक लिमिट हमारी WP दी हुई है 25%, श्रिंकेज लिमिट हमारी 15% दी हुई है और जो नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट है सॉइल का वो हमारा WN 30% है। और हमसे पूछा जा रहा है कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स कितना है। अगर आप सॉइल मैकेनिक्स की गोपाल रंजन की बुक देखेंगे, ठीक है, दिस इज द रेफरेंस यू हैव टू गिव फॉर द सॉल्यूशन फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शन। इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत है। तो रिलेटिव कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी इंडेक्स हमारा एक चीज होता है। तो WL माइनस WN डिवाइडेड बाई IP, और IP हमारा क्या होता है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। इट इंडिकेट्स द डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिक लिमिट। तो यहां पर अगर आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करोगे, लिक्विड लिमिट हमारा 46% दिया हुआ है, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट हमारा 30% दिया हुआ है और IP हमारा WL माइनस WP होता है, प्लास्टिक लिमिट हमारा 25% दिया हुआ है। इसको सॉल्व करोगे तो विल गेट 76.19%। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शंस में यहाँ नियरेस्ट ऑप्शन देखेंगे तो जो नियरेस्ट ऑप्शन है वो हमारा A होगा। तो इस पे आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है विथ रेफरेंस ऑफ दिस, और एक ऑफ सोल्यूशन प्रॉपरली जो मैंने आपको बताया फॉर्मूला लिख के वैल्यूज जो गिवन है वो दिखाकर आप सब्स्टिट्यूट करके आप इसको ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। ठीक है, ये आप गोपाल रंजन की बुक है, ये मैं आपको साथ PDF इसका शेयर कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग सरफेस वाटर एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। फ्रैंक आर स्पेलमैन की बुक में अगर आप देखोगे तो द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग सरफेस वाटर सप्लाई एज अ वाटर सोर्स इज दैट दीज सोर्सेज आर रेडिली लोकेटेड। Finding surface water sources does not demand sophisticated training or equipment. ठीक है, और many surface water sources have been used for decades. ठीक है, और generally softer होता है which makes its treatment much simpler. ठीक है, तो इसका treatment much simpler होता है। ठीक है, और most significant disadvantage ये है कि इसमें pollution होता है, easily contamination होता है। तो हमारा ये ऑप्शन नेचुरली प्यूरिफाइड ये गलत हो जाएगा बिकॉज हमें इसमें ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स टर्बिडिटी नेचुरली प्यूरिफाइड नहीं होता है ये। तो इट इज अवेलेबल ईयर राउंड जो है वो हमारा नियरेस्ट ऑप्शन जो है वो रेडली लोकेटेड होने के साथ साथ ये अवेलेबल ईयर अराउंड होता है। तो रेफरेंस के लिए एक दूसरी बुक का भी मैंने रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें हंस जॉयस की इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी की एक बुक है। पेज 219 पे आप ये वाला पैराग्राफ देखोगे जहां पे सरफेस वाटर सोर्सेस टेंड्स टू बी इजी टू एक्सेस एंड इट इज ऑफन इजियर टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल। ठीक है, ग्राउंड सोर्सेस जो ग्राउंड वाटर सोर्सेस हैं मे नॉट बी अवेलेबल ऑल ईयर राउंड, ये ग्राउंड वाटर सोर्सेस के लिए कह रहा है। तो सरफेस वाटर सोर्सेस के लिए हमारा ये वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, इट रिक्वायर्स लेस ट्रीटमेंट, ए भी ऑप्शन हमारा सही है। बट यहाँ पर मेन एडवांटेज पूछ रहा है तो अगर दोनों की बात करेंगे तो मेन एडवांटेज में जो बिगेस्ट एडवांटेज है, तो बिगेस्ट एडवांटेज की जो है यहाँ पर इट्स अवेलेबिलिटी की बात कर रहा है, तो हमारा जो B होगा वो प्रेफरेबल आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें भी आप ऑब्जेक्शन मत रेज करिए, दे विल नॉट एग्री माय ओपिनियन। रेट एनालिसिस में अगर बात करें कि विच टाइप ऑफ कॉस्ट इंक्लूड्स लेबर की वेजेस, इक्विपमेंट का रेंटल, सही से पढ़ने की जरूरत है। लेबर की वेजेस की बात कर रहा है जो कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी डायरेक्ट कॉस्ट में आता है, लेकिन जो इक्विपमेंट रेंटल है दिस कम्स अंडर द हेड ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। रेफरेंस के लिए अगर आप बुक देखेंगे तो एक कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग डेस्क बुक 2005 की बुक है जिसमें बोलता है पेज नंबर 13/7 में लुइस P. पीरामाउंट की बुक है कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग की। अगर आप देखेंगे तो यहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो इनडायरेक्ट कॉस्ट आर ऑल कॉस्ट दैट आर इंसिडेंट टू एंड नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। इसमें रिपेयर एक्सपेंस ऑफ इक्विपमेंट फैसिलिटीज, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट फैसिलिटीज, रेंटल ऑफ इक्विपमेंट आर फैसिलिटीज। तो रेंटल जो है दिस कम्स अंडर द इनडायरेक्ट कॉस्ट।
बाकी जो मटेरियल कॉस्ट है, जो लेबर कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट दिस इज एसोसिएटेड विथ डायरेक्ट कॉस्ट। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इन्होंने दोनों अगर यहाँ पे कंबाइन कर दिया है तो कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर आंसर आप नहीं कह सकते कि सही है, इसमें भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। मल्टीपल ऑप्शंस आर करेक्ट या क्वेश्चन नॉट फ्रेम्ड प्रॉपरली, क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर्स हैं वो प्रॉपरली फ्रेम्ड नहीं है। उसके बाद विच टाइप ऑफ ट्रस इज कॉमनली यूज्ड इन रूफ स्ट्रक्चर्स एंड कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ ट्राइंगल्स। तो वॉरेन ट्रस जो है इसमें हमारा सी आंसर होगा, करेक्ट आंसर भी सी होगा। वॉरेन ट्रस में हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं। इसमें रेफरेंस के लिए आप देखेंगे दिस इज द वॉरेन ट्रस, ठीक है। वॉरेन ट्रस इज अ पेटेंटेड पैरेलल कॉर्ड ट्रस आल्सो यूज्ड मेनली फॉर फ्लोर सेक्शंस एंड गर्डर्स, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं, दिस कैन बी यूज्ड एज अ रूफ ट्रस and these patents apply to how the triangular shape is achieved into web members of the truss, ठीक है। तो triangular shape is being achieved, ठीक है। यहां पे सिर्फ ट्राइंगल है जो कि हम फर्दर रूफ ट्रसेस में हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जॉन ओ कॉनल की बुक है, इसमें भी आप ऑब्जेक्शन मत रेज करिए, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे और भी जो रेफरेंसेस है उसमें भी लिखा हुआ है कि द वॉरेन ट्रस कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मेंबर्स जॉइंड बाय एंगल क्रॉस मेंबर्स फॉर्मिंग अल्टरनेटिवली इन्वर्टेड इक्विलेटरल ट्राइंगल शेप्ड स्पेसेस अलोंग द लेंथ, ठीक है। फिर टिपिकल ट्रस स्ट्रक्चर में अगर कोई भी हम वर्टिकुलर डाउनवर्ड लोड्स जो है हमारे सब्जेक्टेड टू वर्टिकल डाउनवर्ड्स लोड जो प्राइमरी फंक्शन है, तो इंपॉर्टेंट चीज है प्राइमरी फंक्शन पूछ रहा है डायगोनल मेंबर्स का। तो हमारे डायगोनल मेंबर्स हैं दे आर प्राइमरली डिजाइन्ड टू रेजिस्ट द एक्सियल टेंशन, लेकिन उस हमारे डायगोनल मेंबर्स में ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है ट्रस अरेंजमेंट पे कि एक्स पे हमारा एक्सियल कंप्रेशन भी रजिस्ट करना पड़ सकता है। बट यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन पूछ रहा है तो प्राइमरी फंक्शन में हमारा फिर ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता अगर सिर्फ पूछता कि हमारे फंक्शंस क्या हैं डायगोनल मेंबर के, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें नियरेस्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ए ही होगा। इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। जो प्रेशर एट अ पॉइंट है रेस्ट पे वो हमारा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो डेंसिटी ऑफ फ्लो फ्लूइड एंड डेप्थ ऑफ पॉइंट बिलो द सरफेस। अगर रेस्ट पे है तो दोनों पर डिपेंड करता है। इन्होंने गलत आंसर दिया हुआ है। हाइड्रोलिक्स की बुक है फ्लूइड मैकेनिक्स की, पीएन मोदी की, ठीक है। इसमें आप अगर जाएंगे पेज नंबर 39 में, यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारा जो प्रेशर है इस पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ स्टैटिक मास यानी रेस्ट पे depends only upon the vertical depth of the point below the free surface and the specific weight of the liquid and it does not depend upon the shape and size of the boundary container। तो specific weight जो होता है ये rho into g होता है। rho is the density of that fluid, ठीक है। तो यहां पर आप देख पाए this is rho g h at any point in a static mass of fluid often only the pressure in excess of atmospheric pressure is considered which is given by p is equal to rho g h। h हमारा vertical distance है फ्री सरफेस से, तो यहां पर भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना। मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल डिसएडवांटेज की बात कर रहा है। यहाँ पर एक डंपी लेवल अगर हम लेवलिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो इट इज डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, इट इज बेसिकली इजी टू ट्रांसपोर्ट, ये इसका एडवांटेज होता है, तो ये गलत हो गया। इट रिक्वायर्स अ स्किल्ड ऑपरेटर, बहुत इजी ऑपरेशन होता है इसका, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा डिसएडवांटेज नहीं हो सकता बिकॉज इसका सही आंसर स्टेटमेंट है कि ये इजिली हमारे ऑपरेशन दो लोग मिलकर इसको चला सकते हैं। अब आता है इन दोनों ऑप्शंस में, तो इसके लिए मेरे पास जो रेफरेंसेस मिले कि इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेजरिंग वर्टिकल एंगल, ये बिल्कुल सही है और यही इसका पोटेंशियल डिसएडवांटेज भी है कि बिकॉज इसमें क्या होता है हमारा जो डंपी लेवल का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है सर्वेइंग की, इसके दुग्गल की वॉल्यूम 1 पे अगर आप जाके देखेंगे डंपी लेवल में बोलता है इट कॉन्सिस्ट ऑफ अ टेलीस्कोप। इसमें एक टेलीस्कोप है जो रिजिडली सपोर्ट पे फिक्स्ड है और ये हम रोटेट नहीं कर सकते। इट कैन नाइदर बी रोटेटेड अबाउट इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस नॉर इट कैन बी रिमूव फ्रॉम इट्स सपोर्ट। इसकी वजह से हम रोटेट नहीं कर सकते लॉन्गिट्यूडनल, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जब रोटेट नहीं कर पाएंगे इसके अबाउट तो हम इसमें वर्टिकल एंगल्स मेजर भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मेजर दी वर्टिकल एंगल्स। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसको मूव करेंगे विद सर्टेन एक्यूरेसी। कुछ रिपोर्ट्स हैं हमारे पास जिसमें ड्रॉबैक्स ऑफ डंपिंग लेवल सर्वेइंग में कहता है इट इज लिमिटेड टू ओनली हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट। वर्टिकल एंगल्स हम नहीं मेजर कर सकते और जो एंगल्स हम मेजर भी कर रहे हैं बहुत एक्यूरेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो ऑप्शन बी है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है। अब अगर वाइब्रेशंस की बात करें तो मुझे एक लर्निंग टेक्नोलॉजी की वेबसाइट है, इसका रेफरेंस अगर आप देना चाहे दे सकते हैं कि इन रेफरेंस टू मोर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स डंपी लेवल्स जो है ये दे आर लेस सेंसिटिव टू माइनर वाइब्रेशन, लेस सेंसिटिव की बात कर रहा है,
ठीक है, यानी वाइब्रेशंस का बहुत ज्यादा इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा। एडवांटेजेस में इसका कंस्ट्रक्शन सिंपलर होता है, लॉन्गर लाइफ होता है, फ्यूअर एडजस्टमेंट से हम काम चला लेते हैं, तो इट इज सेंसिटिव टू वाइब्रेशंस। ये हमारा डिसएडवांटेज नहीं होगा बिकॉज ये वाइब्रेशंस के अगेंस्ट में लेस सेंसिटिव होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा डिसएडवांटेज में गलत हो रहा है, बी है यही मेरा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो इसमें भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिएगा। विच एयर पोल्यूटेंट इज अ कलरलेस गैस विच हैज अ पंजेंट ऑर्डर विच कैन कॉज रेस्पिरेटरी इरिटेशन। तो ये ओरहन कोरहन की इंडोर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ की बुक है, जिसमें पेज 93 में लिखा हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस है जिसमें पंजेंट ऑर्डर और इरिटेटिंग ऑर्डर आता है, दैट कॉजेस टीयरिंग, रिटार्ड्स ब्रीथिंग। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सल्फर डाइऑक्साइड होगा, इसमें आप ऑब्जेक्शन मत रेज करिएगा। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो एग्रेसिव इन्वायरमेंट्स में हम कौन सा ग्रेड यूज करते हैं कोस्टल एरियाज में, तो करेक्ट आंसर जो हाईएस्ट ग्रेड है वो हम यूज करेंगे विच इज 5363, कोई ग्रेड नहीं होता है। रेफरेंस की बिरला की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखेंगे कि हायर स्ट्रेंथ अगर सीमेंट में होगी तो दिस विल ऑफर बेटर रेजिस्टेंस टू स्ट्रक्चर्स जो एग्रेसिव इन्वायरमेंट्स जैसे क्लोराइड और सल्फेट अटैक या कोस्टल कंस्ट्रक्शन में हम यूज कर सकते हैं। तो हायर स्ट्रेंथ में हमारा ओपीसी 53 ग्रेड, बिरला A1 और बिरला A1 ग्रेड आता है। 53 ग्रेड में और भी हमारे आर्टिकल्स मिलेंगे आपको जिसमें एनॉर्मस स्ट्रेंथ की वजह से हम इसको स्पेशल प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं इस तरह की सिचुएशन में। तो इसमें भी आपका जो आंसर दिया है मेरे हिसाब से ये सही है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करने की जरूरत है। कंप्रेशन मेंबर्स में क्रिटिकल मोड हमेशा फ्लेक्चर में बकलिंग रहता है, जो हमारे स्लेंडरनेस रेशियो IS 800 में दिए हैं वो भी हमारे दोनों डायरेक्शन में जो फ्लेक्चरल बकलिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप ऑब्जेक्शन मत रेज करिए। विच एस्पेक्ट्स ऑफ कैनाल डिजाइन डज लेसीज थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो एड्रेस करने की बात कर रहा है। तो कैनाल शेप और कैनाल क्रॉस सेक्शन, एसके दुग्गल में हमारे कैनाल शेप और कैनाल क्रॉस सेक्शन को लेके बात कही गई है लेसीज थ्योरी में। तो यहां पर सही आंसर दिया है। जो कैनाल स्लोप में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, हम इस लेसिस थ्योरी का यूज करके कैनाल स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, जब हम सभी वैल्यूज निकाल रहे हैं, कैनाल पैरामीटर्स निकाल रहे हैं, एरिया हो गया, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हो गया, उसके बेसिस पर हम अगर डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी पता है तो वी कैन गेट दी लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। तो एड्रेस क्या कर रहा है, कैनाल चैनल सेक्शन क्रॉस सेक्शन को एड्रेस कर रहा है, बट इस प्रोसीजरल में हम कैनाल स्लोप निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका भी आंसर सही दिया, इसमें भी आप ऑब्जेक्शन मत रेज करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट में हमारा जब अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू अचीव अ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी पेस्ट विच इज डिफाइंड एज हैविंग अ पेनिट्रेशन ऑफ, अगर ये मोल्ड है तो 5 to 7 mm फ्रॉम द बॉटम तक हमारा पेनिट्रेशन हो जाए। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर रेफरेंस के लिए हम IS 4031 पार्ट 4 में देखेंगे, कंसिस्टेंसी ऑफ स्टैंडर्ड टेस्ट सीमेंट टेस्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पर बात करता है हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट इज डिफाइंड एज दैट कंसिस्टेंसी विच विल परमिट विकेट प्लंजर G टू पेनिट्रेट टू 0.5 to 7 mm फ्रॉम द बॉटम ऑफ द विकेट मोल्ड। अब हम विकेट मोल्ड की बात करते हैं IS 5513 में, तो विकेट मोल्ड की डेप्थ होती है 40 mm और ये बोल रहा है कि जो प्लंजर है, ठीक है, वो प्लंजर जो है वो हमारा यहां तक पेनिट्रेट कर जाए जो बॉटम से 5 to 7 mm है। तो बॉटम से 5 to 7 है तो हमारा ऊपर से ये 33 से 35 mm हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन में ये क्लैरिटी नहीं आ रही है कि ये बॉटम से पेनिट्रेशन पूछ रहा है या हमारा टॉप से पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में भी क्लैरिटी नहीं है और उसके हिसाब से अगर हम कुछ भी एज्यूम करते हैं तो कोई भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है। 35 mm विल बी 33 to 35 mm विल बी द मोर अप्रोप्रिएट आंसर। इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा स्टील कंप्रेशन मेंबर्स में हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी में हम आई सेक्शन ही यूज करते हैं। रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर आपको रामचंद्र स्टील स्ट्रक्चर की बुक दिया हुआ है। ठीक है, दो चीजें पूछ रहा है कि कॉमनली यूज्ड सेक्शंस होने चाहिए जो हमारे कंप्रेशन मेंबर से हम यूज करेंगे, तो सिंगल रोल्ड जो आई सेक्शंस हैं कॉमनली यूज्ड एज कॉलम्स, और बाकी आप रीजन यहाँ पर पढ़ोगे, यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट कि आई सेक्शंस हमारे हाईएस्ट लोड कैरिंग कैपेसिटी के इन सभी सेक्शंस में यूज किए जाएंगे। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्दर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा नेक्स्ट शिफ्ट के। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।